हेलो फ्रेंड्स, RSG एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के लिए आज टॉप 20 साइंस क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि आपके प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, अगर सिलेबस में साइंस लिखा है तो आपका इसी सीरीज़ से क्वेश्चन आने वाला है। तो इस सीरीज़ के साथ आप बने रहिए। और ये जो क्लास होता है आपका पूरा वीक में 2 दिन होता है। कब कब होता है? तो फ्राइडे और सैटरडे को होता है। तो फ्राइडे और सैटरडे को आप लोग केवल टॉप 20 क्वेश्चन साइंस का पढ़िए। किसी भी दिन एग्ज़ाम आपका होगा और वो एग्ज़ाम में जो भी साइंस के क्वेश्चन रहेंगे वो इसी क्लास से आए रहेंगे। आप लोग एकदम देख लीजिएगा, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है। लॉकडाउन में तो एग्ज़ाम लेने वाला नहीं है और कम से कम 2 या 3 महीने के बाद ही लेगा। और जितने भी आप लोग को मैं क्वेश्चन कराऊंगी वो सारे उसी क्वेश्चंस में से एक होंगे, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन से कम आप लोग को डिस्क्राइब करके समझाऊंगी, ताकि 2 या 3 क्वेश्चन आपका उस तरह से पकड़ा पाए। क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है ना, जो कि कई लैंग्वेज पर आधारित होता है, क्योंकि लैंग्वेज घुमा घुमा के कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान का कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? देखिए, क्वेश्चन है कि विज्ञान का कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है। क्या आप लोग पता है कि मिश्रण, तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या होता है? तो तत्व, आप लोग बस इतना ध्यान रखिएगा, तत्व, यौगिक और मिश्रण, ये 3 चीज़ होता है। कोई भी पदार्थ का कौन सा रूप होता है? ये भौतिक रूप होता है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो ये तत्व जो होता है, तत्व कोई भी एक पदार्थ से मिलकर बना होता है। मतलब कि या तो एग्जाम्पल में ले लीजिए, जितने भी हम लोग परमाणु संख्या पढ़ते हैं, परमाणु द्रव्यमान पढ़ते हैं, वो सारे के सारे तत्व होते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे जो एक सिंगल वर्ड होते हैं वो सब होते हैं तत्व होते हैं। यौगिक क्या होता है? यौगिक पे ध्यान दीजिएगा, ये 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से मिलकर बना होता है। ये 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से मिलकर यौगिक बना होता है। और मिश्रण में भी यही चीज़ होता है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस यही होता है कि तत्व जो होता है, मतलब कि यौगिक जो होता है, यौगिक में आपका एक फिक्स अमाउंट रहता है, मतलब कि एक फिक्स रेशियो में ये बटा रहता है। जो इसका अनुपात होता है ना, वो उसका फिक्स रहता है। लेकिन मिश्रण का अनुपात फिक्स नहीं होता है। और यौगिक जो होता है, हाइड्रोजन, जैसे कि एग्जांपल में आप लोग देखिए, हाइड्रोजन H2O होता है। हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 मिलकर अणु क्या बना देते हैं? जल बना देते हैं। तो ये जो जल है वो क्या चाहिए आप लोग को? ये अपना तो मौलिक गुण होता है, उसको तो खो देता है। हाइड्रोजन भी नहीं रह पाता और ऑक्सीजन भी नहीं रह पाता। ये एक अलग नया रूप बन जाता है, जिसको हम लोग जल कहते हैं। तो ये अपना जो गुणों को नष्ट कर देता है, यौगिक जो होता है अपने गुणों को नष्ट कर देता है। और लेकिन अगर हम लोग कहते हैं कि जो कि मिश्रण होता है वो अपने गुणों को नष्ट नहीं करता है। इसका एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप लोग समझिए कि चीनी जो होता है, चीनी और पानी हम लोग प्लस पानी मिलाए हैं, तो ये जो होता है मिश्रण होता है। इसका कोई फिक्स अमाउंट भी नहीं होता है। क्या आप लोग शरबत बनाते हैं तो क्या फिक्स अमाउंट में डालते हैं क्या? कि नहीं, ये 1 स्पून ही डालना है, गिन के काउंट करते तो नहीं चीनी को कि 2 चीनी, 3 चीनी, 5 चीनी डालना है, ऐसा तो नहीं करते हैं। बस वो लगभग में आप लोग अंदाज स्वादानुसार या डालते हैं। कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो इसका कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता है। इससे हम लोग को जानकारी मिलता है और ये अपने गुणों को बनाए रखता है। पानी भी हम लोग को उसमें पता चलता है और चीनी भी उसमें पता चलता है। अगर ज़्यादा चीनी डलाया तो चीनी लगता है, और जब कम है तो थोड़ा पानी का टेस्ट आता है। तो ये अपने गुणों को बनाए रखता है। तो चलिए अब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन से आप लोग अब इसको टिक लगा सकते हैं। तो ऑप्शन क्या चीज़ कहता है? देखिए, इसकी संरचना तय है। इसकी संरचना तय है। मिश्रण की संरचना तय होती है? नहीं होती है। उसका तो कुछ भी संरचना हो सकता है।
इसकी भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है। देखिए चीनी पानी के जो मैं एग्जांपल दी थी, तो चीनी पानी अगर हम लोग उसको सुखा देंगे या तो गर्म कर देंगे तो लास्ट में क्या बचेगा, पानी तो उड़ जाएगा वेपर बन के, लेकिन बचेगा वो चीनी। तो चीनी आपका भौतिक विधि के द्वारा ख़त्म किया जा सकता है, मतलब कि हमें दोबारा प्राप्त हो सकता है, अलग किया जा सकता है चीनी और पानी को। और मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखता है, जैसे कि हम लोग ये भी पढ़े हैं कि मिश्रण को गुण को बरकरार रखता है वो अपने गुणों को। अब मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, मिश्रण अलग अलग पदार्थ मतलब कि चीनी और पानी हम लोग जैसे जोड़े थे तो वो भी हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग टिक लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। इसकी कोई भी संरचना फिक्स नहीं होती है। संरचना कहाँ फिक्स होगी, जैसे कि हाइड्रोजन का H2O, उसका आप लोग संरचना बना सकते हैं, लेकिन क्या शरबत का संरचना बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो बस आप लोग ये टिक लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा लंबा सेशन जा सकता है, क्यों जाएगा, क्योंकि आपको ये साइंस का टॉप 20 क्वेश्चंस के साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जाना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को जब तक आप लोग बिल्ड नहीं करेंगे, साइंस आप लोग का हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसा नहीं है जो रट के आप लोग टिक लगा सकते हैं, उसे समझने की ज़रूरत है। आजकल का कंपटीशन में लूसेंट या तो स्पीडी उठा के आप लोग रट लेंगे वन लाइनर और वो ईजिली आप लोग को एग्ज़ाम में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मॉडिफाई कर दिया है क्वेश्चन को, तो मॉडिफाई कर दिया है तो आपको भी मॉडिफाई तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा और हर एक क्वेश्चन को समझ के पढ़ना पड़ेगा। और समझाएंगे क्या, समझाएगा कौन, वो मैं समझाऊंगी, और आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। मतलब कि स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करना, मतलब यही समझ में आ रहा है, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करना। स्थिति में परिवर्तन के कारण जो उसमें गति आती है उसको ही हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन ए में है एक पटाखे का विस्फोट। जब हम लोग पटाखा फोड़ते हैं तो क्या होता है, पटाखा हम लोग ज़मीन पे रखते हैं, ज़मीन पे रखते हैं तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि आग लगाने से वो चलने लगता है, ऐसा तो होता नहीं है। तो स्थिति अपने बनाए रखता है, तो स्थिति हम लोग जब उसमें एनर्जी देते हैं तो वो चलना तो शुरुआत नहीं करता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, एक पेंडुलम को झूलना, मतलब पेंडुलम झूलता है। आप लोग सोचिए कि एक पेंडुलम है, जब हम लोग यहाँ उसको लेके जाते हैं तो यहाँ हम लोग अगर छोड़ेंगे तो क्या चीज़ होगा, पेंडुलम अपने आप वो हिलने लगेगा। तो हिलने लगेगा मतलब इसकी स्थिति के कारण उसमें क्या चीज़ आ गया, गतिज ऊर्जा आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी आपका गलत हो जाएगा। देखिएगा कैसे होगा गलत, जैसे कि आप लोग अगर टॉर्च को ऑन करते हैं तो क्या वो गति में आ जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी ऑफ करते तो भी तो वो गति में नहीं आ पाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, यहाँ है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। लिखा हुआ है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। इसमें दो टाइप का क्वेश्चन आता है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो ये आपको कन्फ्यूज़न कर सकता है, तो इसे ध्यान से समझने का ज़रूरत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कार्य करने की दर जब भी कहेंगे तो हम लोग क्या मारेंगे, शक्ति मारेंगे। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। बस ये दो ही ऑप्शन रहना है। कार्य करने की मतलब ये कार्य बराबर हम लोग कहते हैं, तो कार्य बराबर होता क्या है, तो कार्य बराबर विस्थापन बटा विस्थापन इंटू समय होता है। एकांक समय में विस्थापित की गई चीज़ को हम लोग कार्य कहते हैं। ठीक है, कार्य का आप लोग फॉर्मूला याद करिएगा। और विस्थापन का अगर हम लोग ऊर्जा का बात करते हैं, शक्ति का, तो शक्ति का क्या क्या चीज़ होता है, शक्ति का फॉर्मूला शक्ति इक्वल टू समय और यहाँ कार्य। मतलब कि एक सेकंड में किया गया कार्य को ही शक्ति कहते हैं। मतलब कि अगर हम लोग कहे कि शक्ति किसी को कहते हैं कि कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को ही हम लोग शक्ति कहते हैं। और कार्य करने की क्षमता को हम लोग कैसे कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अगर क्षमता रहे तो हम लोग ऊर्जा मारेंगे, क्षमता रहेंगे तो ऊर्जा।
और दर रहेगा तो शक्ति, क्षमता रहेगा तो ऊर्जा, दर रहेगा तो शक्ति। और संवेग का फॉर्मूला बताइए क्या चीज़ होता है संवेग का फॉर्मूला? संवेग का होता है P=mv। एम से हो गया मास और v से हो गया वेलोसिटी, ठीक है। और बल, एक बल बचा, तो बल का फॉर्मूला क्या होता है? F=ma होता है। ये मास, ये एक्सक्लेरेशन, एक्सक्लेरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं हिंदी में। तो आप लोग को आगे भी मैं समझाऊंगी कि त्वरण क्या चीज़ होता है। मास तो आप लोग को पता ही होगा कि द्रव्यमान को कहते हैं। और आप लोग को क्या पता है कि मास और द्रव्यमान में अंतर क्या होता है? तो मैं बताती हूँ। ये मास और द्रव्यमान में अंतर क्या होता है? एक मिनट। द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है? जो आपका भार होता है ना, वो आपका कभी भी चेंज नहीं होता है, नो चेंज। और लेकिन ये जो भार होता है ना, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे खड़े हैं। धरती पे खड़े हैं, चंद्रमा पे खड़े हैं, कुछ दूसरे प्लैनेट जुपिटर पे खड़े हैं, उस पे डिपेंड करता है कि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है कि कितना हम लोग का भार है। द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता, बस इतना आप लोग याद रखिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कार्य करने की क्षमता, मतलब कि इसको क्षमता और सक्षम भी कह सकता है। ऑप्शन में, क्वेश्चन में कुछ भी लिखा रहेगा तो आप लोग को यही लिखा रहेगा, ऑप्शन ब्रैकेट में कर दीजिए कि सक्षम या क्षमता वस्तु में डैश होता है। कार्य करने की क्षमता को अभी हम बताए थे क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अगर क्षमता रहे तो ऊर्जा, और दर रहे तो शक्ति, यहाँ है दर रहे तो शक्ति। बस इसे याद रखना है और आपका ये टिक लग जाएगा। दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। जिसको नहीं साइंस घुसता है उसके लिए यही है कि उतना समझाने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो अगर में ये क्षमता रहेगा तो ऊर्जा और दर रहेगा तो शक्ति, बस इतना मारना है और आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कार्य नहीं किया जाता है? अभी हम लोग पढ़े थे कि कार्य मतलब कि आपका कहे कि कार्य वर्क इक्वल टू क्या होता है? F/s cos थीटा होता है। तो देखिए ये F होता है फोर्स, तो हम लोग कार्य करने के लिए तो फोर्स लगाएंगे ही, कार्य करने के लिए हम लोग फोर्स लगाएंगे और उस फोर्स की मदद से विस्थापन होगा। अब विस्थापन कुछ ना कुछ तो विस्थापन होगा। और जब ये दोनों चीज़ यूज़ करने के बाद भी वस्तु विस्थापित नहीं हो पाया तो क्या होगा? कार्य शून्य हो जाएगा। अगर ये तीनों में से कोई भी चीज़ ये शून्य या तो ये शून्य या तो ये शून्य हो जाएगा, तो क्या चीज़ हो जाएगा? आपका जो कार्य है वो अपने आप ऑटोमेटिक शून्य हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या चीज़। सचिन 4 किलोमीटर चलता है। सचिन चलता है 4 किलोमीटर चलता है। भार उसका यहाँ लग रहा है और ये विस्थापित यहाँ हो रहा है। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब कि क्या चीज़ हो जाएगा? ये cos 90 डिग्री हो जाएगा। cos 90 डिग्री इक्वल टू 0, मतलब इसका मान तो 0 आ गया, मतलब कि वो काम नहीं किया। अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये काम नहीं किया। अब देखिए, एक कुल्ली बस से किसी कार तक वजन लेके जाता है। मतलब कि एक कुल्ली है और उस क्या कर रहा है कुल्ली, और वो एक सामान सर पे लिया है और चल रहा है मतलब कि भार यहाँ लग रहा है, विस्थापित यहाँ हो रहा है। ये भी 90 डिग्री का एंगल, मतलब कि आंसर ये भी हो सकता है। और ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। और यहाँ है पूजा अपने कंधों पर 10 केजी भार लेकर खड़ा है। तो देखिए यहाँ चल रही है तो यहाँ खड़ी है। एक लड़की, पूजा नाम की लड़की है, वो खड़ी है भार लेकर एक ही जगह पे। तो भार तो यहाँ लग रहा है लेकिन विस्थापित तो हो नहीं रही है, तो विस्थापन इसका 0 हो गया, मतलब कि वर्क इसका 0 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ एक है अरुण मैदान में खेल रहा है। इसमें तो पक्का आप लोग काम कर रहे हैं, तो चल फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, फिर रहे हैं, तो इसका ये तो आंसर कभी नहीं होगा। तो इसका आंसर हम बता दें क्या होगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अब हम ये वजह बताते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी,
जब वो चलता है तो ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना कि वो एकदम स्ट्रेट में चल रहा हो, वो हल्का फुल्का हिलता डुलता रहेगा। कभी आप लोग स्ट्रेट होकर एकदम चलते हैं क्या? नहीं चल पाते हैं। कहीं हल्का फुल्का एंगल में अगर चेंजेस तो पक्का होगा, 90 से कभी हो जाएगा 95, या तो हल्का फुल्का चेंजेस तो ज़रूर होगा। अब कुल्ली भी वजन लेके अगर जाता है तो हल्का फुल्का एंगल में चेंज ज़रूर होगा। तो इसका दोनों आंसर आपका गलत हो जाएगा और बचेगा खड़े हो जो भार लेके खड़ी है तो खड़ा हो सकते हैं आप लोग तब 90 डिग्री में, लेकिन आप लोग चल नहीं सकते 90 डिग्री में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा, ऐसा ही आजकल क्वेश्चन पूछता है कन्फ्यूजिंग कि ये तीनों हो सकता था ऑप्शन, अगर ये नहीं ना रहता तो ये हो सकता है, ये सही हो जाता है, लेकिन जहाँ ये दिया हुआ है तो आप लोग को यही टिक मारना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से किस से फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो फल पकाने के लिए बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों का प्रयोग फल पकाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन एक फ्लोरोकार्बन है। फ्लोरोकार्बन एक टेफ्लॉन क्या चाहिए? फ्लोरोकार्बन है। ये वन लाइनर में है, आप लोग को इसको याद ही करना पड़ेगा। जहाँ एक्सप्लेन वाला काम होगा वो मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रीड कहा जाता है? वुड स्प्रीड किसको कहते हैं? तो वुड स्प्रीड आपका ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएगा। मिथाइल अल्कोहल को वुड स्प्रीड कहा जाता है। ऑप्शन ध्यान से मारिएगा क्योंकि इथाइल अल्कोहल, इथिलीन ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल, ये सारे के सारे एकदम नियरेस्ट ऑप्शन हैं, तो मिथाइल अल्कोहल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से इथेनॉल किससे प्राप्त होता है? किससे नहीं होगा, किससे प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गन्ना। इथेनॉल किससे प्राप्त होता है? गन्ना से प्राप्त इथेनॉल होता है। और हम लोग वुड स्प्रिट क्या चीज़ होता है? तो इथाइल अल्कोहल होता है। वुड स्प्रिट इथाइल मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खट्टे फलों में होता है, खट्टे फलों में कौन सी एसिड होती है? तो ऑप्शन नंबर बी साइट्रिक एसिड होती है। खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होती है। ऑक्जेलिक एसिड क्या चीज़ होता है? धोबी लोग जो कपड़े में दाग लग जाता है ना, वो उसका साफ करने में कौन सा एसिड का प्रयोग करता है? ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करता है। लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जो सीरा होता है घर किचन में इस्तेमाल किया जाता है, घर में जो महिलाएं किचन में इस्तेमाल किया करती है वो होता है एसिटिक एसिड। और लैक्टिक एसिड आप लोग कमेंट बॉक्स से बताइए कि लैक्टिक एसिड किससे पाया जाता है। नेक्स्ट, बल्बर वसा क्या होता है? बल्बर वसा पहली बार आप लोग नाम सुनेंगे क्योंकि ये लेटेस्ट का क्वेश्चन भी है जो कि एग्जाम में आया हुआ है। तो बल्बर क्या होता है? तो बल्बर एक वसा होता है। नाम से ही लग रहा है कि बल्बर वसा लिखा हुआ है, तो यह वसा होता है जिसमें ज़्यादा वसा हो जाता है ना, तो उसको ही हम लोग बलबन कहते हैं। जैसे कि आप ये यूज वर्ड कहाँ होता है? तो कैमल लोग का कुब्बर में, जो ऊँट का कुब्बर में क्या चीज़ पाया जाता है? वसा पाया जाता है। उसके लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि बल्बर कहाँ पाया जाता है? ऊँट के कुब्बर में। अगर कोई आदमी मोटा हो गया उससे बल्बर कहा सकता है कि वो बल्बर वसा हो गया। एक्स्ट्रा मतलब कि सबके बॉडी में वसा तो होता ही है, लेकिन किसी इंसान में एक्स्ट्रा वसा होता है, जैसे कि हाथ ऊँट के कुब्बर में होता है वो सघन। क्या चीज़ का आंसर हो जाएगा? सघन वसा का परत, मतलब कि बहुत वसा के ऊपर वसा, वसा के ऊपर वसा, एकदम लेयर बाय लेयर लगा हुआ है, तो उसको बल्बर वसा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सरल लोलक द्वारा 20 पूर्ण दोलन में लगा समय 10 सेकंड का है। देखिए न्यूमेरिकल देख के डरना नहीं है, उससे लड़ना है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, तो हमें तोड़ना है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल में भी ये बहुत इजी न्यूमेरिकल है, लेकिन आधा से अधिक लोग तो न्यूमेरिकल देख के ही छोड़ देते हैं, लेकिन आपको यह काम नहीं करना है। तो एक सरल लोलक द्वारा 20 पूर्ण दोलन में लगा समय 10 सेकंड का होता है। इसकी आवृत्ति मान क्या होगी? तो आवृत्ति पता है क्या होता है? तो 1 सेकंड में जितना कोई वस्तु कंपन करता है उसे ही हम लोग आवृत्ति कहते हैं। सपोज डैट आप लोग सोचिए कि 1 सेकंड में तय की गई, मतलब कि 1 सेकंड में लोग कितने कंपन करते हैं। मतलब कि सोचिए कि एक तार है
हम लोग उसको ऐसे करके हिला दिए, तो ऐसे 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 करके हिलते रहेगी हिलते रहेगी हिलते रहेगी। तो वो हिलते रहेगी तो 1 सेकंड में वो कितना बार कंपन की, मतलब कितना बार वो हिली यहाँ से यहाँ तक, उस जो अगर 10 बार हिली तो 10 उसका आंसर हो जाएगा, मतलब कि आवृत्ति कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगर 5 बार हिली तो 5 आवृत्ति हो जाएगा, उसको ही कहते हैं। तो समझिए कि एक सरल लोलक है जो कि 10 सेकंड में 20 बार हिलती है। तो बताइए 1 सेकंड वाला को ही तो हम लोग उसको आवृत्ति कहते हैं, तो 1 सेकंड में वो कितना बार हिलेगी, 2 बार हिलेगी, तो 2 हर्ट्स हो जाएगा। हर्ट्स क्यों लगा था, आवृत्ति कैसे मात्रक होता है हर्ट्स। आप लोग समझ गए कि आवृत्ति क्या होता है। तो आवृत्ति बस इतना कॉमन सेंस यूज करिए कि 1 सेकंड में जितना बार कोई चीज़ कंपन करता है उसको ही हम लोग आवृत्ति कहते हैं। 10 सेकंड का दिया है तो 1 सेकंड का हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है क्या चीज, 2 क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा। इससे पहले क्वेश्चन में आप लोग आवृत्ति समझ चुके हैं, अब हम लोग समझाते हैं कि तरंग दैर्घ्य क्या होता है। तरंग दैर्घ्य ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी अगर तरंग है वो अगर ऐसे जाती है, ठीक है, जा रही है, तो ये जो बीच की दूसरी दूरी होती है ना उसको ही हम लोग तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्यों कहा है, एक क्रम, ये शीर्ष और गर्त क्या होता है, तो ये जो ऊपर गया तो ये शीर्ष और नीचे गया तो ये गर्त, ऊपर गया तो शीर्ष और नीचे गया तो गर्त, गर्त, ठीक है। तो अगर 2 क्रमागत शीर्ष, ये एक शीर्ष हो गया ये एक शीर्ष हो गया, इसके बीच की दूरी क्या चुकी 10 सेंटीमीटर की हो गई, 10 सेंटीमीटर का हो गया, मतलब इसके बीच की दूरी को कहते क्या है, तरंग दैर्घ्य ही तो कहते हैं। और क्वेश्चन क्या पूछे, तरंग दैर्घ्य का मान बताइए। तो चलिए इस और आंख बंद के ऐसे करके मार देना है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन में रहता कि एक शीर्ष और एक गर्त के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसका तरंग दैर्घ्य बताइए, तो एक शीर्ष और एक गर्त यहाँ है, यहाँ सुंदर से पिक्चर बना देते हैं, ये हुआ ऐसे ऐसे, ठीक है, ये शीर्ष हो गया ये गर्त हो गया, इसके बीच की दूरी अगर हम लोग का दिया रहेगा तो इतना ही दूर तक का दिया रहेगा। ये हमारा 10 सेंटीमीटर अगर रहता तो यहाँ से यहाँ तक को ना हम लोग तरंग दैर्घ्य कहते हैं, तो 10 गुना कैसे हो जाएगा 20, तो इसका आंसर हो जाता है 20। लेकिन क्वेश्चन दिया हुआ तो क्रमागत शीर्षों के बीच की दूरी, तो हम लोग मार देंगे 10, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान, नेक्स्ट, किण्वन प्रक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो किण्वन प्रक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। किण्वन प्रक्रिया से आप लोग याद रखें, क से किण्वन, क से कार्बन डाइऑक्साइड, इसका CO2 होता है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, CO3 होता है, ध्यान दीजिएगा, ओजोन का फॉर्मूला CO3 होता है। नाइट्रोजन कभी भी हम लोग N से नहीं लिखते हैं, ध्यान, ये बहुत ज़्यादा नोटिस करने वाला, N मतलब नाइट्रोजन नहीं होता है, N मतलब N2 होता है, साथ में हमेशा 2 लगा रहेगा। अगर आप लोग को ये जानना है कि N2 हमेशा क्यों लगा रहता है तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के लेके आ जाऊंगी। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अभी यही खूबी होता है, H केवल नहीं होता है, H2 लिखाता है, कहीं भी देखिएगा तो H2 लिखा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, तो मिश्रण के बारे में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि मिश्रण क्या होता है। तो कांच है, पीतल है, ग्रेफाइट है और इस्पात है। तो आप लोग जानते होंगे इस्पात, इस्पात क्या चीज़ होता है, मिल के बना होता है, 2 तत्वों से मिलकर बना होता है इस्पात। पीतल भी 2 वस्तुओं से मिलकर बना होता है, तांबा और टीन से मिलकर बना होता है। कांच में भी, कांच जो होता है ना, कांच और शीशा में डिफरेंस होता है। अगर शीशा वो केवल बोलेगा तो ये PB होता है, लेकिन अगर कांच बोलता है तो PB में कुछ ना कुछ वो मिलाता है तब वो जाके कांच बनता है। तो ये भी मिश्रण हो गया, ये भी मिश्रण हो गया, ये भी मिश्रण हो गया। बचा क्या चीज़, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट किसका कार्बन, ये है कार्बन का 2 अपरूप होता है, एक हीरा और एक ग्रेफाइट होता है, तो ये कार्बन का ही अपरूप है ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज तार की रेटिंग निर्धारण निम्नलिखित में से व्यक्त की जाती है। फ्यूज तार की रेटिंग किससे निर्धारित की जाती है, तो इसे याद रखना है, इसे एम्पियर में व्यक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर डी। अगर किलोवाट घंटा रहेगा ना तो किलोवाट घंटा हम लोग क्या चीज़ में मापते हैं, तो किलोवाट घंटा हम लोग बिजली बिल आता है जो उसको मापा जाता है किलोवाट घंटा से। ओम प्रतिरोध हो गया और वाट एम्पियर,
वाट एम्पियर क्या चीज़ हो गया, तो वाट एम्पियर में हम लोग बैटरी वगैरह को मापते हैं, बैटरी वगैरह को हम लोग वाट एम्पियर में मापते हैं। और किलोवाट घंटा क्या चीज़ हो गया, आप लोग को बड़े बड़े मशीन जो कि इन बिजली बिल हो गया वो लोग किलोवाट घंटा में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण होता है। ये देखिए आप लोग बहुत अच्छा से याद किए होंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको कहा जाता है। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, लेकिन यहाँ ऑप्शन 2 में लिखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके साथ अगर टाइट्रिक अम्ल रहेगा ना तो वो वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, इसका ध्यान दीजिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट सबको याद रखता है, लेकिन अगर ऑप्शन में इसके साथ भी कुछ लिखा रहेगा तो टाइट्रिक अम्ल सही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, रंग पहचानने की क्षमता क्या होती है। देखिए हमारे आंखों में 2 टाइप की कोशिकाएं होती है, एक रड होती है और एक कोन होती है। एक रड होती है, ध्यान दीजिएगा, एक रड, ये क्वेश्चन नहीं था, हाँ ये था। एक रड होती है ROD रड, और एक होता है कोन। तो ये रड जो होता है ना, देखिए रड इस टाइप का लंबा होता है रड, ठीक है, और ये कोन शंकु ऐसा होता है कोन। तो ये रंग पहचानने का काम करती है। कोन जो होता है हमारे आंखों को रंग प्रदान करता है, मतलब कि कोई भी रंग कौन सा कलर का है हम लोग को ये कौन से पता चलता है, कौन कोशिकाओं से। और रड जो होती है ये प्रकाश की क्षमता निर्धारित करती है कि हमारे आंखों में कितने प्रकाश जाना चाहिए, ये कौन निर्धारित करता है, कौन निर्धारित करता है। तो आप लोग कौन नहीं, रड निर्धारित करता है। कभी धूप में हम लोग को आँख छोटा जाता है कि हम लोग ज़्यादा प्रकाश अंदर नहीं घुसा पाएंगे, ये सब काम कौन करता है, तो रड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है। तो प्रकृति में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, सेलुलोज इसका आंसर हो जाएगा। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सी है, तो सेलुलोज है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, नेल पॉलिश रिमूवर, ज़्यादातर लड़कियां और मैं भी, ऐसा नहीं है, सब लड़कियों के बारे में बता रही हूँ कि नेल पॉलिश रिमूवर का तो इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन नेल पॉलिश रिमूवर होता क्या चीज़ है तो ये आप लोग को जानकारी होना चाहिए। तो कौन सा होता है, एसीटोन होता है। ये कौन सी क्या होता है, एसीटोन एसिड होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको जानकारी और सेशन पसंद आई होगी, और आपको मालूम चला होगा कि आजकल साइंस का कौन सा लेवल पूछ रहा है, और उस हिसाब से आप लोग तैयारी करिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।